बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि नहम क्लास का सिलेबस तब्दील हो चुका है। आज हम न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 2 स्टडी करेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और समझेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या फ़र्क है, किस तरह हम इनको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, न्यू सिलेबस के पहले चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में हमने सीखा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश में दो चीज़ें हमारे पास इंतहाई अहम हैं। एक है मैग्नीट्यूड, नंबर टू उसका यूनिट। तो वो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसका मुकम्मल इज़हार हम इसके मैग्नीट्यूड की बुनियाद पे कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं स्केलर्स। जैसा कि बताया भी गया है, अ स्केलर इज़ दैट फिज़िकल क्वांटिटी which can be described completely by its magnitude only। फर्ज करें, आप एक दुकान पे जाते हैं, आप उसको बोलते हैं कि मुझे 2 किलो चीनी दे दें। तो दुकानदार मुकम्मल तौर पर समझ जाता है बात को, और बात उसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड हो जाती है। इसी तरह आप कहीं जाते हैं, आप कपड़ा खरीदते हैं, आप उससे कहते हैं 4 मीटर भाई मुझे ये फलां कपड़ा दे दें। तो वो बात मुकम्मल हो गई और समझने वाले को मुकम्मल समझ आ गई। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर्स। आप देखते हैं, वक़्त देखते हैं, आप बताते हो ओहो! आधा घंटा भई रह गया है। अब जैसे ही आपने बताया कि भई आधा घंटा, आपने एक तो मिकदार बताई और उसके साथ उसकी यूनिट बता दी, तो समझने वाले को मुकम्मल समझ आ गई। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्लियर? जैसा कि आपके टॉपिक में 3 मैंने एग्ज़ाम्पल्स भी दी हैं कि फ़र्ज़ करें मैस, टाइम, टेम्परेचर। जिन चीज़ों का मुकम्मल इज़हार हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मिकदार की बुनियाद पर कर सकते हैं, उसे कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज़। क्लियर? वेक्टर्स। वेक्टर्स ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिसके इज़हार में मैग्नीट्यूड के साथ-साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, तो उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। जैसा कि बताया गया है, vectors is that physical quantity which needs magnitude as well as direction to describe it completely। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वेक्टर्स में हमारे पास वेट आ जाते हैं, जिससे कि आप जानते हैं कि वेट हमेशा ग्रेविटी की वजह से होता है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रेविटी अमल करती है। इसी तरह इस वेलोसिटी जब भी आप किसी गाड़ी की बताएंगे, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ेगी। कि फ़र्ज़ करें एक गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो जब तक हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं मालूम होगा, हम उसको मुकम्मल तौर पर वज़ाहत नहीं कर पाएँगे उस चीज़ की। इसी तरह ही एक्सेलरेशन और डी-एक्सेलरेशन जब भी गाड़ी की होती है, तो एक ख़ास डायरेक्शन में होती है। तो वो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके इज़हार के लिए मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़े, इन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। क्लियर? अब हम एक और एंगल से इस टॉपिक को देखेंगे।
जैसा कि एग्ज़ाम्पल में नीचे भी दिखाया गया है, आप तस्वीर पे गौर करें तो आपको साइन बोर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि मुख्तलिफ मुकामात की निशानदेही कर रही हैं। जैसा कि फैसल मस्जिद बताया गया है कि भई दाएँ जानिब है, एयरपोर्ट जो है वो बाएँ जानिब है। और यहाँ मज़ीद गौर करें तो मैग्नीट्यूड के साथ-साथ आपको डायरेक्शन भी बताई गई है फिज़िकल क्वांटिटी की कि ये जो जगह हैं ये किस सिमत में मौजूद हैं। लाहौर का बताया गया कि बिल्कुल सीधा जाएँ तो लाहौर है, बाएँ तरफ चले जाएँ 0.4 किलोमीटर तक तो भई ये हमारे पास फैज़ाबाद का इलाका आ जाएगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिसके इज़हार में मिकदार के साथ-साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़े, इन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। क्लियर? उम्मीद है अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे ज़ाहिर किया जाता है? तो जनरली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स सच एज़ एफ फोर्स को ज़ाहिर करने के लिए, ए एक्सेलरेशन और डी डिस्प्लेसमेंट और अ बार और एरो ओवर देयर सिंबल। तो बेटा यहाँ बताया गया है कि वेक्टर्स को गाढ़े हरूफ से लिखा जाता है। नॉर्मली क्योंकि पेपर पे गाढ़े हरूफ से लिखना बाज़-औक़ात मुश्किल होता है, तो आपने क्या करना है, जो भी वेक्टर ज़ाहिर करना है आपके उसके ऊपर बार या एरो हेड डाल देना है। जैसा कि एफ के ऊपर आप देख रहे होंगे एरो हेड मौजूद है। एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करने के लिए उसके ऊपर भी एरो हेड डाला गया है। डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करने के लिए भी एरो हेड का इस्तेमाल किया गया है। 2 तरीक़ेकार हैं, या तो आप गाढ़े हरूफ की मदद से लिख दें, दूसरा ये कि आप इनके ऊपर बार या एरो हेड डालकर वेक्टर को ज़ाहिर कर सकते हैं। ग्राफ़िकली अगर वेक्टर को ज़ाहिर करना पड़े, तो आपने एक लाइन ड्रा करनी है और उसके ऊपर एक एरो हेड ड्रा कर देना है। जैसा कि बताया गया है, ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरो हेड। लाइन को आपने लेबल कर देना है और वेक्टर को कोई नाम दे देना है। जैसे मैंने यहाँ प्रेजेंट केस में इसको वी से जाहिर किया है। क्लियर? प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान क्या फ़र्क है, वेक्टर्स को हम कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्केलर्स को हम ऑर्डिनरी अरिथमेटिक मेथड के ज़रिए ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। पर वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी होती है। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल इस्तेमाल किया जाता है। अब हेड टू टेल रूल क्या है? इसको समझने के लिए डेफिनेशन आपके सामने मुलाहिज़ा है। सादा लफ्ज़ों में बताता चलूँ कि हेड टू टेल रूल हमें कहता है कि वेक्टर्स को अगर आपने ऐड करना है तो इनको कुछ इस तरह ऐड करना है कि पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आए। रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करने के लिए पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से आपने मिला देना है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। जैसा कि बताया गया है, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स redraw their representatives lines such that the head of one line coincide with the tail of the other। पहले के हेड के ऊपर दूसरे की टेल आए। द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर which is directed from tail of the first vector to the head of the last vector। रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तमाम वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है।
क्लियर?